Hello students, today we are going to take a very interesting story, Hearts and Hands by O. Henry. O. Henry, whose actual name was William Sidney Potter. He took the pen name of O. Henry because he didn't want to reveal his real identity. The story of the Hearts and Hands is a very interesting one. ये जो कहानी हार्ट्स एंड हैंड्स है, ये एक ऐसे नौजवानों की है, एक ऐसे नवयुवकों की है जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। होता यूँ है कि एक बार एक लड़की, एक यंग गर्ल ट्रेन में ट्रैवल करती होती है। वो सफ़र कर रही है और जब ट्रेन डेनवर स्टेशन पर आकर रुकता है, ट्रेन का नाम है B&M एक्सप्रेस। ये ट्रेन जब डेनवर स्टेशन पर आकर रुकता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ उस ट्रेन पर चढ़ जाती है। ये डेनवर स्टेशन है, तो यहाँ पर जब वो ट्रेन आता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इस ट्रेन पर आ जाती है। अभी तो ट्रेन काफ़ी खाली दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ जो है इस ट्रेन में आ जाती है और इस लड़की के सामने वाली सीट जो होती है, ऑपोजिट सीट होती है, वह खाली होती है। तो वहाँ पर दो नए लोग आकर बैठ जाते हैं। इन दो नए लोगों में से एक खूसट सा मिडिल एज्ड अधेड़ उम्र का आदमी और एक यंग हैंडसम सा आदमी, जिनके हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए, दोनों के हाथ, एक का राइट हैंड और एक का लेफ़्ट हैंड हथकड़ियों में बंधा हुआ है, वो आकर इस लड़की के सामने बैठ जाते हैं। और जैसा होता है, अधिकतर जैसा होता है कि हमारे सामने अगर कोई बैठता है तो हम ज़रूर एक झलक उनके तरफ देखते हैं, एक नज़र फिराकर हम उनके तरफ देखते हैं। तो ये लड़की भी एक नज़र उनकी तरफ फिराकर देखती है। तो जब वो एक नज़र फिराकर देखती है तो उसके ध्यान में आता है कि इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वह उनके पहचान का है और वो बड़ी खुश हो जाती है। वो ये नहीं नोटिस करती कि ये दोनों जो व्यक्ति है, इनके हाथों में हथकड़ी है, एक के राइट हैंड में हथकड़ी है और उसी के साथ लगकर दूसरे के लेफ़्ट हैंड में हथकड़ी है। उसकी नज़र वहाँ तक की नहीं पहुँच जाती है। तो ये उस यंग ट्रैवलर को, इस यंग हैंडसम से नौजवान को पहचान लेती है कि ये मेरे पहचान का है। इसका नाम होता है मिस्टर एस्टन। एस्टन इसके पहचान का होता है, तो वो उसको देखकर बड़ी खुश हो जाती है। इसकी आवाज़ से समझ में आता है कि ये एस्टन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वह कहती है कि अच्छा, क्या आप जो वेस्ट में आ गए हो तो सारे के सारे अपने मैनर्स भूल गए हो? क्या मुझे पहले बातें करना पड़ेगा आपसे? और वो अपना हाथ बढ़ाती है उसे हाथ मिलाने के लिए। मिस्टर एस्टन फ़िलहाल थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब उसका नाम बुलाया जाता है, जब वो देखता है कि सामने लड़की ने इसको नाम से बुलाया है, तो वो हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि फ़िलहाल मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मेरे हाथों में देखो हथकड़ी है। तो ये देखकर ये लड़की काफ़ी डर जाती है, काफ़ी भयभीत हो जाती है और ये अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी जो साथ में बगल में जो बैठा, जो खूसट सा, जो अधेड़ उम्र का आदमी जो बैठा हुआ होता है, वो बीच में इंटरवीन करता है। वह कहता है कि मिस्टर एस्टन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो इसे जो अधेड़ उम्र का जो आदमी है उसे जेल लेकर जा रहे हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है कि उसके पहचान वाला जो व्यक्ति है, मिस्टर एस्टन जो है, वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। और वो सोचती है कि बाप रे, वेस्ट में आकर आप तो बिल्कुल हीरो बन गए हो। अमेरिकन वेस्ट मतलब एक बहुत ही ख़तरनाक जगह, यहाँ पर पुलिस वाला होना मतलब बहुत बहादुर होना। तो ये बात सोचकर ये बड़ी खुश होती है और बोलते हैं कि बाप रे, आप तो बहुत ही बड़े अफसर बन गए हो, बहुत ही एडवेंचरस किस्म के आदमी हो। आप पहले तो ऐसा नहीं हुआ करते थे। इस प्रकार से कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। मैं कहानी आपको अभी के अभी नहीं समझाता हूँ, क्योंकि कहानी का जो मेन जो मज़ा है
वह कहानी को पढ़ने में मज़ा आता है। तो बेहतर ये है कि मैं आपको जो कहानी जो है वो पढ़कर सुनाऊं। पहले लेखक के बारे में कुछ। विलियम सिडनी पॉटर वॉज एन अमेरिकन राइटर हु रोट अंडर द पेन नेम ओ हेनरी। विलियम सिडनी पॉटर जो है ये अमेरिकन राइटर है और ये अपना नाम छुपाकर किसी और नाम पर लिखते हैं। उनका नाम है ओ हेनरी। हिज शॉर्ट स्टोरीज आर वेल नोन फॉर द रेडी विट, जेंटल ह्यूमर एंड सरप्राइज एंडिंग। तो ये शॉर्ट कहानी लिखते हैं, इसमें जेंटल ह्यूमर होता है, छोटी सी इसमें हंसी मजाक वाली बात आती है, इसमें बहुत विट होता है। विट मतलब आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी जो एंडिंग्स जो होती है बहुत ही सरप्राइजिंग होती है। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हिज स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स डिस्क्राइब द चांस एनकाउंटर ऑन अ ट्रेन बिटवीन टू एक्वेंटेंसेस, मिस फेयरचाइल्ड एंड मिस्टर एस्टन। तो कहानी जो हार्ट्स एंड हैंड्स है, यहाँ पर एक बाय चांस एनकाउंटर, दो लोगों के बीच में बाई चांस मुठभेड़ होती है, मुलाकात होती है, बाई चांस होती है ट्रेन में। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। लड़की का नाम है मिस फेयरचाइल्ड और यंग लड़के का नाम है मिस्टर एस्टन। द सिचुएशन टर्न्स ऑकवर्ड व्हेन मिस फेयरचाइल्ड notices that Aston is handcuffed to a grim-looking man. This man intervenes to save Aston from embarrassment and prevent the girl from discovering the truth about him. It is only through the observation of the other fellow passengers that the reader is made aware of the real nature of relationship between the two men handcuffed to each other. तो बीच में जो ग्रिम लुकिंग मैन, जो गुस्से दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी, वो इंटरवीन करता है और इस लड़की के चेहरे पे जो डर है उसको वो दूर करता है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। हार्ट्स एंड हैंड्स बाय ओ हेनरी। एट डेनवर देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स इनटू द कोचेस and on the eastbound B&M Express. In one coach, they sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comfort of an experienced traveler. तो लेखक कहानी की शुरुआत करता है कि डेनवर स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर्स B&M एक्सप्रेस में चढ़ते हैं। उनमें से एक कोच में एक बहुत ही सुंदर लड़की बहुत ही अच्छे ढंग से ड्रेस्ड है, अच्छे कपड़े पहनकर है और उसके आसपास में उसे जो भी कुछ सामग्री लगती है ट्रैवलिंग के समय वो सब अपने आसपास में रखी है। Among the newcomers were the two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner, and the other a ruffled, glummed face person, heavily built and roughly dressed. The two were handcuffed together. तो फिर जब पैसेंजर चढ़ते हैं, न्यू कमर्स जो आते हैं, उनमें से दो ऐसे पैसेंजर आते हैं। एक बहुत ही हैंडसम पैसेंजर है, उसका जो काउंटेनेंस, उसका जो अपीयरेंस है, जो उसका जो दिखावा है, पहनावा है, बहुत ही जेंटल मैनरली है, बहुत ही अच्छा दिखता है, वो बहुत ही हैंडसम है। और दूसरा एक मिडिल एज आदमी है, थोड़ा सीरियस किस्म का आदमी है, चेहरे पे गुस्सा है और हैवीली बिल्ट है, ताकतवर इंसान है, स्ट्रांग है। और दोनों के हाथों में एक ही हथकड़ी थी, एक के हाथ में, राइट हाथ में और दूसरे के लेफ्ट हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। As they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was the one facing the reverse. As they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was a reversed one facing the attractive young woman. जैसे वो आइल मतलब जो दो सीट के बीच में जो चलने के लिए जो जगह होती है उसे आइल्स कहते हैं। जैसे ये आइल्स पर चल के आए तो उनको सिर्फ एक ही वेकेंट सीट मिली थी और वह सीट इस सुंदर सी लड़की के ऑपोजिट वाली सीट थी।
Here the linked couple seated themselves. The young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest. Then, with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tinging her rounded cheeks, she held out a little grey gloved hand. When she spoke, her voice, full, sweet, and deliberate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard. तो इस लड़की जैसा नेचुरल होता है, सामने कोई पैसेंजर आकर बैठा तो बगैर कोई इंटरेस्ट के एक नज़र उसने फिराया इन पैसेंजर की तरफ और अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरों पर लाली छा गई और उसने अपना हाथ इस पैसेंजर की तरफ बढ़ा दिया। इस लड़की का हाथ जो था वो ग्लव्स में, ग्रे कलर के ग्लव्स में, वो ग्रे कलर की ग्लव्स पहनी थी और ये हाथ वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए एक जानी पहचानी आवाज़ में उससे बातें करने लगी। उसने कहा, वेल मिस्टर एस्टन, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट, आई सपोज आई मस्ट। डोंट यू एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट। उसने क्या कहा, मिस्टर एस्टन, अच्छा अगर आप यही चाहते हैं कि मैंने आपसे पहले बात करना चाहिए तो ठीक है, मैं ही पहल करती हूँ, मैं ही पहले आपसे बातें करती हूँ। क्या आप अपने पुराने दोस्त को नहीं पहचानते? वेस्ट में आ गए तो क्या आप अपने पुराने दोस्त को नहीं पहचानते? उनकी आवाज़ में इतनी पहचान थी कि वो इससे ये समझ में आता है कि ये मिस्टर एस्टन को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। द यंग मैन roused himself sharply at the sound of her voice, seemed to struggle with a slight embarrassment which he threw off instantly and then clasped her fingers with his left hand. तो यहाँ पर मिस्टर एस्टन थोड़ा सा एम्बैरस हो जाते हैं। एम्बैरस होने का कारण क्या है? एम्बैरस होने का कारण ये है, एक तो ये लड़की ने उसको देख लिया, पहचान ली है और सेकेंडली उसके हाथों में हथकड़ी है। अक्सर यूँ होता है जब भी जो वेस्टर्न कल्चर्स है, वेस्टर्न मैनर्स है, जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से परिचित है, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो जो पहले बात करना चाहिए वो होता है लड़के ने पहल करना चाहिए लड़की से बात करने के लिए। लड़का पहला होना चाहिए लड़की से बात करने के लिए। अगर कोई लड़की बैठी हुई है और लड़का खड़ा होकर बातें कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लड़का बैठा हुआ है, लड़की खड़े होकर बात कर रही है तो लड़के ने खड़े होकर उससे बातें करना चाहिए और अपनी सीट उस लड़की को ऑफ़र करना चाहिए। लड़के ने कभी भी अपना हाथ मिलाने के लिए आगे पहले नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर बाय चांस किसी लड़के ने किसी परिचित लड़की से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लिया है तो लड़की ने एक अच्छी दोस्त की तरह उसका हाथ मिला लेना चाहिए, उससे हाथ मिला लेना चाहिए, लेकिन पहल होनी चाहिए लड़की की तरफ से हाथ मिलाने के लिए। तो यहाँ पर ये होता है कि लड़की बोलती है, अगर वेस्ट में यही कल्चर है कि लड़की ने पहल करना चाहिए तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपसे बातें करती हूँ। तो एस्टन जब अपना नाम सुनता है तो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है कि उसने इसे पहचाना क्यों नहीं, मिस फेयरचाइल्ड को उसने पहचाना क्यों नहीं, और एम्बैरस इसलिए भी होता है कि उसके हाथों में हथकड़ी है। तो The young man roused himself sharply at the sound of her voice, seemed to struggle with a slight embarrassment which he threw off instantly and then clasped her fingers with his left hand. तो बहुत जल्दी से उसने अपने आप को रिकम्पोज किया, उसके अपने आप के जो चेहरे पे जो एक प्रकार से एम्बैरसमेंट आया उसको उसने दूर कर दिया और अपने लेफ्ट हैंड से इस लड़की के उंगलियों को पकड़ लिया। It's Miss Fairchild, he said with a smile. I'll ask you to excuse the other hand. It is otherwise engaged just at present. तो बहुत ही अच्छे स्वर में उसने कहा कि अरे ये तो मिस फेयरचाइल्ड है, और अपने लेफ़्ट हैंड से मिलाने के लिए कहा कि मुझे माफ़ करो कि मैं राइट हैंड से आपसे हाथ नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि मेरा जो राइट हैंड फ़िलहाल कुछ और काम में बिज़ी है, और उसने अपना हाथ को हल्का सा ऊपर किया। He slightly raised his right hand, bound at the wrist by the shining bracelet, to the left one of his companion. Shining bracelet मतलब हथकड़ी। The glad look in the girl's eyes slowly changed to a bewildered horror. तो जब लड़की ने
मिस्टर एस्टन के हाथ में हथकड़ी देखी तो उसके चेहरे से उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वो एक सरप्राइज में बदल गई। द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चीक्स, हर लिप्स पार्टेड इन अ वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस। एस्टन, with a little laugh, as if amused, was about to speak again when the other forestalled him. तो मिस्टर एस्टन ने जब देखा कि इस लड़की का रिएक्शन किस प्रकार से बदल गया और वो जिस प्रकार से उसके जो होठों में जो चेंजेस आए, जो वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस था, एस्टन ने अपना मुंह खोला ही था कुछ बोलने के लिए कि जो दूसरा आदमी एस्टन के साथ में जो बैठा था, जिसके हाथ में, दोनों के हाथों में जो हथकड़ी से बंधे हुए थे, उस दूसरे आदमी ने बीच में बोला। द ग्लम फेस्ड मैन हैड बीन वॉचिंग द गर्ल्स काउंटेनेंस विथ वेल्ड ग्लांसेस फ्रॉम हिज कीन श्रूड आइज। तो ये जो दूसरा जो ग्लम फेस्ड मैन, जो सीरियस लुकिंग जो मैन था, जब ये लड़की एस्टन से बातें कर रही थी तो छुपी छुपी नज़र से ये ग्लम फेस्ड मैन, जो सीरियस लुकिंग भद्दा सा जो आदमी था, वो इस लड़की की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ रहा था। You'll excuse me for speaking, miss, but I see you are acquainted with the marshal here. इसने क्या कहा, इस भद्दे से आदमी ने क्या कहा, मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ज्ञात होता है, ये समझ में आता है कि आप मार्शल्स को पहचानते हैं। एस्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एस्टन क्या है, मार्शल, यानी एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है, ये आपके पहचान के हैं। इफ़ यूल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी व्हेन वी गेट टू द पेन, ही विल डू इट एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी देयर। ही इज़ टेकिंग मी टू लेवनवर्थ प्रिजन, इट्स 7 years फॉर काउंटर फेटिंग। तो क्या कहता है, अगर आप मेरे तरफ से 1-2 शब्द आप मिस्टर एस्टन से कह दे, जब हम जेल जाएंगे, पेन इज़ अ स्लैंग फॉर जेल, अमेरिकन स्लैंग है ये। पेन का मतलब PN, या पेन मतलब लिखने वाला पेन नहीं, पेन मतलब जेल। जब हम जेल जाएंगे तो शायद आपके शब्द मेरे कुछ काम में आ जाएं। ये मार्शल है, ये पुलिस वाले हैं और मुझे ये लेवनवर्थ प्रिजन ले जा रहे हैं और मुझे 7 साल की सज़ा मिली है काउंटर फिटिंग। हाँ, मैंने कुछ घोटाला किया है, घोटाले की वजह से कुछ स्कैम किया है, उस स्कैम की वजह से मुझे 7 साल की सज़ा मिली है और ये आपके जो पहचान वाले पुलिस ऑफिसर है, ये मुझे जेल ले जा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप मेरे तरफ से इससे 2-4 शब्द कह दें कि ताकि मेरी सज़ा जो है वहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाए। कम मतलब इतनी सख्त ना रहे, लोग मुझे ठीक से मेरे साथ में व्यवहार करें। Oh, said the girl with a deep breath of returning color. So that is what you are doing out here, a marshal. तो लड़की ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा तो आप यहाँ पर एक पुलिस वाले हो। उसके चेहरे का रंग वापस से ठीक हो गया, उसकी सांस वापस नॉर्मल हो गई, उसकी दिल की धड़कन भी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि उसका जो मित्र है कोई चोर उचक्का बदमाश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। तो वो बहुत खुश हो गई। तो मिस्टर एस्टन ने उसे जवाब दिया, माई डियर मिस फेयरचाइल्ड, सेड एस्टन कामली। क्या कहा, माई डियर मिस फेयरचाइल्ड। बहुत ही काम टोन में, बहुत ही शांत स्वभाव से उसने मिस फेयरचाइल्ड से बात की। आई हैड टू डू समथिंग, money has a way of taking wings unto itself, and you know it takes money to keep step with a crowd in Washington. तो यहाँ पर मिस्टर एस्टन क्या है, मिस फेयरचाइल्ड को टॉन्ट मारते हैं। शायद उनके बीच में ऐसी कुछ बात हो गई थी जहाँ पर मिस्टर एस्टन के पास पैसे कम पड़ गए थे, जिसकी वजह से एस्टन इस लड़की के नज़र में थोड़ा सा गिर गया होगा। ये हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा गारंटीड नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन डायलॉग से ये लगता है कि आई हैड टू डू समथिंग, मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग अनटू इटसेल्फ। मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही था, क्योंकि पैसों को भी पर निकल आ जाते हैं और फुर करके पैसे जो है वो उड़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे कमाना ही था। और आगे कहता है, एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप स्टेप विद आ क्राउड इन वॉशिंगटन।
और वॉशिंगटन में जहाँ पर ये पहले रहा करते थे, दोनों जहाँ पे ये दोस्त बने, ये वॉशिंगटन में रहा करते थे और कुछ पुरानी बातें कर रहे हैं, शायद कॉलेज के ज़माने की बातें कर रहे हैं कि कॉलेज के ज़माने में मैं अपने आप को किसी और के बराबर लाने के लिए मुझे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, इन दोनों दोस्तों के बीच में एक तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दौलतमंद है। तो मिस्टर एस्टिन हिंट मारता है, टॉन्ट करता है कि मुझे उसके बराबरी, उसका मुकाबला करना है तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे कमाने तो होंगे और कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड वेल अ मार्शलशिप isn't quite as high a position as that of an ambassador but तो वो कहता है ठीक है, मुझे एक अचानक से एक नौकरी दिखी, एक एडवर्टाइजमेंट दिखा जहाँ पर वेस्ट में एक मार्शल की नौकरी खुली थी और मैंने इसके लिए अप्लाई कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मार्शल का पोस्ट एक एम्बेसडर के पोस्ट के बराबर का नहीं है। यानी वो जो तीसरा जो व्यक्ति था वो एम्बेसडर था। एम्बेसडर मतलब राष्ट्रदूत, किसी और राष्ट्र से, किसी और कंट्री से आकर यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था और एस्टिन उससे जलता है, उससे ईर्ष्या करता है। उसे लगता है कि मिस फेयरचाइल्ड उस एम्बेसडर को पसंद करती है और एस्टिन को पसंद नहीं करती है। मिस फेयरचाइल्ड और एस्टिन के बीच में एक कांटा आ गया, कबाब में एक हड्डी आ गई और वो कबाब की हड्डी का नाम है एम्बेसडर। इसलिए उससे कुछ मुकाबला करने के लिए एस्टिन को कुछ ना कुछ नौकरी तो करनी ही थी और मार्शलशिप भले ही इतनी बड़ी नौकरी नहीं है लेकिन ठीक ठाक तो है। तो लड़की ने जवाब देते हुए कहा, द एम्बेसडर, से द गर्ल वार्मली, डजेंट कॉल एनी मोर। अरे वो एम्बेसडर अभी तो मुझसे मिलने भी नहीं आता। ही नीडंट एवर हैड डन सो, और उसे आने की ज़रूरत भी तो नहीं थी। यानी ये क्लियर कर रही है कि वह एम्बेसडर से प्यार नहीं करती थी। जानबूझकर एम्बेसडर इन दोनों के बीच में आ गया और अभी तो वो आता भी नहीं है। यू ऑट टू नो दैट एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दोज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज़ एंड यू राइड एंड शूट एंड गो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर। ये कहती है तुम्हें तो पता होना चाहिए था। मतलब वह बातों ही बातों में इनडायरेक्टली कहती है कि जितना दिलचस्पी एस्टिन मिस फेयरचाइल्ड में रखते हैं उतना ही दिलचस्पी मिस फेयरचाइल्ड एस्टिन में रखती है। आपको तो पता ही होना था, ऐसे उसके शब्दों में ये छुपा हुआ अर्थ है। तो फिर वो बातें पलटाती है। अच्छा, तो बोले आप वन ऑफ द वेस्टर्न हीरोज़ हो, आप एक हीरो है वेस्ट के जो खतरों से खेलते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी है जो हर किस्म के खतरों का सामना करते हैं। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ, यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ, मतलब आप पहले तो ऐसे नहीं थे। वॉशिंगटन में आप इस किस्म के डेयरिंग बाज, इस किस्म के डैशिंग हीरो तो नहीं थे। खैर, फिर भी आपको वहाँ के लोग बहुत मिस करते हैं। वॉशिंगटन का जो क्राउड है बहुत मिस करता है। यहाँ पर भी हमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। वॉशिंगटन का क्राउड कौन, मतलब ये खुद। ये कहती है जब से आप गए हो, जब से आपने वॉशिंगटन छोड़ा है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तो बातों ही बातों में ये क्लू, ये हिंट दे रही है कि ये मिस्टर एस्टिन को बहुत पसंद करती है। इसलिए इस टाइटल का जो नाम है, इस कहानी का जो टाइटल जो दिया है वो दिया है हार्ट्स एंड हैंड्स। इन दो लवर्स का हार्ट्स है, इन दोनों, इस लड़की मिस फेयरचाइल्ड और मिस्टर एस्टिन, इन दोनों की हार्ट की बात हो रही है इसमें। और हैंड्स किसका है, मिस्टर एस्टिन और वो ग्लम फेस्ड लुकिंग मैन, इन दोनों के हाथों के बारे में बात हो रही है। तो हार्ट्स का जिक्र तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हैंड्स का जिक्र हम बाद में करेंगे। द गर्ल्स आइज फैसिनेटेड वेंट बैक वाइडनिंग अ लिटिल टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकफ्स। फिर से इस लड़की की नज़र घूम फिर कर उस हथकड़ी की तरफ पहुँच जाती है। फिर से वो ग्लम फेस्ड सीरियस फेस आदमी फिर से कहता है, डोंट यू वरी अबाउट देम मिस, said the other man. All marshals handcuff themselves to their prisoners to keep them from getting away. इसके बारे में चिंता मत करो मैडम। हर पुलिस वाला जो है अपने कैदी को हैंडकफ करता है, अपने हाथों से, दोनों हाथों में, उसके हाथ में और अपने हाथ में हथकड़ी लगाता है। कैदी के हाथ में और पुलिस वाले के हाथ में हथकड़ी होती है कि ताकि कैदी पुलिस वाले से भाग ना जाए।
तो ये कहता है कि मिस्टर एस्टन को अपना ड्यूटी पता है, मतलब मिस्टर एस्टन जो अच्छे इंस्पेक्टर है, अच्छे पुलिस ऑफिसर है, वो अपने ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं कि ताकि मैं भाग ना जाऊं, क्रिमिनल भाग ना जाए, इसलिए वो मुझे हथकड़ी पहना कर रखे हैं। ऑल मार्शल्स हैंडकफ देमसेल्व्स टू देयर प्रिजनर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे। मिस्टर एस्टन नोज हिज बिजनेस। विल वी सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन? आज द गर्ल। तो अब गर्ल, ये जो लड़की है मिस फेयरचाइल्ड, एस्टन में इंटरेस्ट लेते हुए कहती है, क्या आप वॉशिंगटन फिर से आओगे? क्या मुझसे आके आप वॉशिंगटन में मिलोगे? यानी ये अपना इंटरेस्ट बता रही है कि वो एस्टन में इंटरेस्ट ले रही है। नॉट सून आई थिंक, सेड एस्टन, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। इतने जल्दी तो मैं आपसे नहीं मिलूँगा क्योंकि मेरे आज़ादी के दिन शायद ख़त्म हो गए हैं। आज़ादी के दिन मतलब दो प्रकार के दिन ख़त्म हो सकते हैं। एक तो आप ज़िम्मेदारी से कैद हो जाते हो, आपके पास ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप उतने आज़ाद नहीं होते घूमने फिरने और मिलने के लिए। और दूसरा, आपको कैद कर लिया जा रहा है, आपको पकड़ लिया जा रहा है। तो नॉट सून आई थिंक, सेड एस्टन, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। फिर लड़की कहती है, आई लव द वेस्ट, सेड द गर्ल इररिलेवेंटली। तो लड़की कहती है कि मुझे वेस्ट बहुत पसंद है। कोई मतलब नहीं, अचानक से कहती है मुझे वेस्ट बहुत पसंद है। क्या लगता है ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि एस्टन जो है अब वेस्ट में सेटल हो गए हैं। तो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आप वॉशिंगटन नहीं आ सकते तो मैं यहाँ पर आकर सेटल हो सकती हूँ। यानी वो हिंट दे रही है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। डायरेक्टली तो नहीं कह रही है, वो एस्टन को हिंट दे रही है कि वह इस लड़की को प्रपोज करे, उसे शादी की बात करे। इसलिए वो कहती है, आई लव द वेस्ट, से द गर्ल इररिलेवेंटली, हर आइज़ वर शाइनिंग सॉफ्टली। हल्का सा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट था, हल्का सा उसकी आंखों में मुस्कुराहट झलकती थी। शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो, शी बिगैन टू स्पीक ट्रूली एंड सिंपली विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर। फिर वो खिड़की के बाहर देखकर बातें करने लगी और उसके बातों में कोई बात छुपी नहीं थी, बिल्कुल ओपनली बात कर रही थी। कोई उसने नकाब नहीं पहनी, कोई बनावटी बातें नहीं कर रही, दिल की बात वो ज़बान पर ला रही थी और वो अपनों में खो गई थी। इस चित्र से दिखता है कि किस प्रकार से वो बाहर देखकर वो बेखौफ होकर बातें करने लगी। She looked away out of the car window. She began to speak truly and simply without the gloss of style and manner. Mama and I spent the summer in Denver. She went home a week ago because father was slightly ill. वो कहती है वो डेनवर में अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी और यहाँ पर वो लगभग एक हफ्ते से यहाँ पर रह रही है। और नहीं, ये पूरा समर, पूरी गर्मी की छुट्टी वो यहाँ पर बिताई और इसकी मम्मी अभी अभी एक हफ्ते पहले वापस वॉशिंगटन गई है क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पापा को हल्का सा बुखार आया हुआ था। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट। वो कहती है मैं चाहे तो यहाँ पर रहकर बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उसको लगता है कि मिस्टर एस्टन डेनवर में पुलिस ऑफिसर है और वो यहीं पर रहते हैं। तो वो हिंट दे रही है कि अगर मैं शादी करके यहाँ सेटल हो जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आई थिंक द एयर हियर अग्रीज विथ मी। मनी इजंट एवरीथिंग बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। तो कहते हैं यहाँ की हवा भी मुझे काफ़ी भा गई, काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोग पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मेरे लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे लोग नहीं क्या बेवकूफ़ होते हैं। ये किसे टॉन्ट मार रही है? ये मिस्टर एस्टन को टॉन्ट मार रही है कि आप सोचते हैं कि मैं आपको आपके पैसों की वजह से प्यार करती हूँ या आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं करती थी। तो ये एक स्टूपिडिटी है। अगर आपको लगता है कि मैंने एम्बेसडर को ज़्यादा भाव दिया है, मैं एम्बेसडर से प्यार करती हूँ क्योंकि वो दौलतमंद है और आपके पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, तो आप एक बहुत बड़े बेवकूफ़ है। ऐसे इनडायरेक्टली वो इन शब्दों में कहती है। बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। से मिस्टर मार्शल,
growled the glum faced man. जब वो ग्लम फेस्ड मैन ने देखा कि बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है, उसने फिर से बीच में दखल अंदाजी दे दिया और वो एस्टिन को एड्रेस करते हुए बोलता है, से मिस्टर मार्शल, growled the glum faced man, this isn't quite fair. ये ठीक नहीं है. I am needing a drink and haven't had a smoke all day. मुझे प्यास लगी है और मैंने दिन भर से सिगरेट नहीं फूकी. Haven't you talked long enough? Take me in the smoker now, won't you? I am half dead for a pipe. तो वो कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मैंने दिन भर से सिगरेट भी नहीं पी, तो मुझे स्मोकर्स चैम्बर में ले जाइए. यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है, जो ट्रेन में एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप जाकर, जो सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं वो जाके सिगरेट पी सकते हैं. तो कहता है कि मुझे उस चेंबर में ले जाइए कि ताकि मैं एक कश ले लूँ, एक सिगरेट फूंक लूँ. द बाउंडेड ट्रैवलर्स रोज टू देयर फीट, एस्टन विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस. तो दोनों उठे और एस्टन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी और वहाँ से वो चलने लगे. द बाउंड ट्रैवलर्स रोज टू देयर फीट, Aston with the same slow smile on his face. I can't deny a petition for tobacco, he said lightly. उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया मिस फेयरचाइल्ड को कि इस इंसान को तंबाकू की बहुत लत लगी है और मैं इसे मना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे दूसरे कंपार्टमेंट में जाना होगा. I can't deny a petition for tobacco, he said lightly. It's the one friend of the unfortunate. ये केवल जो बदनसीब होते हैं उनका एक ही सहारा है, वो है तंबाकू सिगरेट के रूप में. Is the one friend of the unfortunate. Goodbye, Miss Fairchild. Duty calls, you know. ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है. He held out his hand for a farewell. It's too bad you are not going east, she said, reclothing herself with manner and style. तो लड़की वापस से अपने स्वाभाविक रूप में आ गई और कहती कि बहुत बुरी बात है कि आप मेरे साथ वॉशिंगटन नहीं आ रहे, वेस्ट में नहीं आ रहे, ईस्ट में नहीं आ रहे. वो चाहती थी कि इनका सफ़र कुछ और लंबा हो जाए, लेकिन ये यहीं पर इनका सफ़र जो है ख़त्म हो जाता है, इनका जो साथ है जो ख़त्म हो जाता है. और कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आप मेरे साथ में ईस्ट नहीं आ रहे हो. इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, शी सेड, रिक्लोथिंग हरसेल्फ विथ मैनर एंड स्टाइल. बट यू मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ आई सपोज. लेकिन आपको लेवनवर्थ जाना ही होगा, ये आपका ड्यूटी है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी ही होगी. येस सेड एस्टन, आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ. तो उसने कहा हाँ, मुझे लेवनवर्थ जाना ही है, मुझे जाना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है. द टू मैन साइडलेड डाउन द आइल इनटू द स्मोकर. फिर धीरे धीरे करके तिरछा होते हुए चलते हुए वह स्मोकर कंपार्टमेंट की तरफ चले गए. द टू पैसेंजर्स इन द सीट नियर बाय हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. सेड वन ऑफ देम, दैट्स मार्शल इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप. सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट. तो बाजू में बगल में दो पैसेंजर बैठे थे, तो एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर से कहा, जो ये दोनों इनकी बातें गौर से सुन रहे थे, तो एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर से कहा कि जो मार्शल है यार, एक अच्छा आदमी लगा मुझे, काफ़ी अच्छा आदमी है. जो वेस्ट में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं. अक्सर क्या होता है कि जो वेस्ट के जो लोग हैं वो क्रिमिनल प्रकार के लोग होते हैं, तो यहाँ के जो लोग होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते. तो यहाँ पे ये पैसेंजर बोलता है कि वेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मार्शल जैसे काफ़ी अच्छे होते हैं. दैट मार्शल्स अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप. सम ऑफ दीज Western fellows are all right. Pretty young to hold an office like that, isn't he? asked the other. दूसरे कहा, अरे इतना यंग आदमी, इतना यंग लड़का है यार, इतने बड़े पोस्ट पर है ना. इतने बड़े पोस्ट पर अक्सर लोग मिडिल एज में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो यंग लड़का है और इतने बड़े पोस्ट पर है. यंग, exclaimed the first speaker. Why? Oh, didn't you catch on? Say, did you ever know an officer to handcuff a prisoner to his right hand? बोले यंग, अरे जवान,
अरे शायद आपको पता नहीं, शायद आपने समझा नहीं। कभी भी जो मार्शल होता है, जो पुलिस वाला होता है, अपने राइट हैंड में हथकड़ी नहीं पहनता, वो प्रिजनर के राइट हैंड में हथकड़ी पहनाता है। आपने नोटिस किया होगा, वो जो यंग इंसान था उसके राइट हैंड में हथकड़ी है, और वो जो ग्लम फेस आदमी जो था, खूसट सा जो आदमी था, उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी थी। इसका ये मतलब है कि मिस्टर एस्टन पुलिस वाला नहीं, मिस्टर एस्टन क्रिमिनल है। ऐसा करके ये उसे बताता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंडिंग होती है, बहुत ही अचानक से ये एंडिंग होती है, और हमें आखिरी में पता लगता है। हमें कभी कभी तो ये लगता था कि मिस्टर एस्टन जो है वो पुलिस वाला है, लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि मिस्टर एस्टन पुलिस वाला ना होते हुए मिस्टर जो दूसरा ग्लम फेस लुकिंग वाला था वो पुलिस वाला है। तो इस कहानी में जो है एक सरप्राइज एंडिंग है। ये पता नहीं चलता हमें कि मिस फेयरचाइल्ड का क्या रिएक्शन है, मिस फेयरचाइल्ड ने इन दोनों की बातों को सुना है या नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज है कि जो स्टोरी जो ट्रेन में जो चल रही है, एक एलिगेंट लेडी के बीच में, एक यंग ब्यूटीफुल लेडी के बीच में, और एस्टन जो कि एक क्रिमिनल है, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल तरह नहीं दिखाया जाता है। तो आखिरी में जो कहानी में जो पलटाव आता है, जो टाइटल में जो इसमें जो चेंज आता है, इस टाइटल को और मजबूत कर देता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड इज़ अ सूटेबल एंड सजेस्टिव। तो मेरे हिसाब से जो टाइटल जो है वो बहुत ही सही टाइटल है। क्यों? बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग गर्ल हु इज़ इमोशनली अटैच्ड टू द काउंटरफेटर। कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? एक यंग गर्ल मिस फेयरचाइल्ड के इर्द गिर्द घूम रही है। और काउंटरफेटर, ये जो बदमाश है, ये जो 420 इंसान है, वो मिस्टर फेयरचाइल्ड है। और ये लड़की इस मिस्टर फेयरचाइल्ड को पसंद करती है। उसका दिल इस 420 इंसान से बहुत प्यार करता है। मिस फेयरचाइल्ड द यंग गर्ल इज सीटेड ऑन द ट्रेन व्हेन टू men arrive and take the seat facing Miss Fairchild. She begins to chat with one of them whose name is Estin. She is surprised to see that he is handcuffed to the man seated beside him. तो होता यूँ है कि मिस फेयरचाइल्ड एक सीट पर बैठी है जिसके ऑपोजिट वाली सीट खाली थी, और दो लोग चढ़ते हैं, एक यंग आदमी यानी मिस्टर एस्टिन और साथ में वो ग्लम फेस लुकिंग मैन आके वहाँ ऑपोजिट में बैठ जाते हैं। बातें करते करते मिस फेयरचाइल्ड को पता लगता है कि मिस्टर एस्टिन के हाथ में हथकड़ी है, और वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, घबरा जाती है। शी सीज दैट हिज राइट हैंड इज़ बाउंड एट द रिस्ट ऑफ द शाइनिंग ब्रेसलेट टू द लेफ्ट हैंड ऑफ हिज कंपेनियन। वो क्या देखती है? इसके राइट हैंड में, मिस्टर एस्टिन के राइट हैंड में हथकड़ी है, और ये हथकड़ी उसके साथ में जो कंपेनियन है, उसका जो साथ में एक और एक आदमी आया है, उसके लेफ्ट हैंड में लगी हुई है। शी गेट्स हर्ट एंड बिकम्स टेंस। To ease her tension, the man with Estin gives an explanation that Estin is the marshal and the two are headed towards the Leavenworth prison. तो उसके चेहरे से जो टेंशन देखकर वो साथ में जो दूसरा व्यक्ति आता है, उसका टेंशन रिलीव करने के लिए वो क्या करता है, इससे बात करता है, बताता है कि मिस्टर एस्टिन जो है वो मार्शल है और वो इस क्रिमिनल को लेवेनवर्थ प्रिजन ले जा रहे हैं। मिस फेयरचाइल्ड इज रिलीव ऑफ द टेंशन, दस द स्टोरी हैज़ अ सूटेबल टाइटल। और मिस फेयरचाइल्ड जो है वो इस बात को सुनकर रिलीव हो जाती है। तो यहाँ पर हम किस किस के हार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्या केवल दो हार्ट्स इन्वॉल्व है, मिस फेयरचाइल्ड और मिस्टर एस्टिन का? नहीं, इसमें तीसरा हार्ट भी है। और तीसरा हार्ट वो जो असली मार्शल है, जो असली पुलिस वाला है, वो नहीं चाहता था कि इस बच्ची का दिल दुखे। उसके दिल को रखने के लिए वो अपने दिल से झूठ बोलता है कि ताकि इस लड़की के दिल को ना पहुँचे। इसलिए इस टाइटल जो है बहुत ही सही टाइटल है, हार्ट्स एंड हैंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है। इस कहानी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके आंसर करके आज शाम तक मुझे पोस्ट कर दें।